Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we will be discussing an important topic of gender, religion and caste called gender and women's political representation. तो आइए आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। हमने अपने पिछले 2 सेशन में जेंडर पे बात की। जेंडर एक ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जिसे सोसाइटी ने जन्म दिया है और ये आगे जन्म देता है सोशल इनइक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी को, जिसका सामना वुमेन को करना पड़ता है और वुमेन अपनी डेली लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज और ऑपरेशन का सामना करती हैं। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, और अगर है तो क्या? तो चलिए आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं थ्रू वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वुमेन के इक्वल ट्रीटमेंट और वेलबींग जैसे इश्यूज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इस पे बातें तो बहुत हुई हैं, यहाँ तक कि बहस और पता नहीं कितने तरह के भाषण इस पर दिए जाते रहे हैं, पर इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और इसी वजह से बहुत सारे फेमिनिस्ट ग्रुप और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जब तक वुमेन खुद अपने हाथों में पावर को नहीं ले लेती तब तक इन इश्यूज को एडुकेट अटेंशन नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए इस बात को सॉल्व करने का केवल और केवल एक तरीका है, वो है टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। In India, the proportion of women in the legislature has been very low. चलिए इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ में वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की संख्या पहली बार 2009 में 10% क्रॉस करती है और इसके बाद आज तक ये परसेंटेज 10 से 15% के आसपास ही घूम रहा है। और ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है अगर हम स्टेट असेंबलीज की तरफ चले। स्टेट असेंबलीज में ये परसेंटेज 5% से भी बिलो देखने को मिलता है। अब इस मामले में अगर हम भारत को दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं इंडिया काफी ज्यादा नीचे बॉटम लिस्ट में आता है। इसी के साथ अगर हम आज लैटिन अमेरिका या अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करें तो उसमें भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि कभी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने एज अ लीडरशिप में नहीं दिखी हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि एज अ लीडर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर रही हो, उनकी कैबिनेट लार्जली मेल डोमिनेटिंग ही रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है इलेक्टेड बॉडीज में विमेन के फेयर प्रोपोर्शन को लीगल बना दिया जाए। और जैसा कि पहले इंडिया में किया भी जा चुका है पंचायती राज सिस्टम में, जिसमें 1/3 सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडी लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, नाउ वी हैव मोर देन 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द अर्बन and rural local bodies. Women organizations and activists लगातार ऐसी ही एक बिल की डिमांड कर रहे हैं जिसमें 1/3 सीट्स रिजर्व की जाए फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। और ऐसा ही एक बिल पार्लियामेंट में बहुत पहले लाया भी गया था, जिसपे बहुत लंबे समय तक डिबेट, डिस्कशंस और न जाने कितने भाषण दिए गए। पर इस बिल को बहुत लंबे समय तक लटकाया गया क्योंकि इस पे कोई आम सहमति नहीं बन पा रही थी। पर आज आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि यही वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास हो चुका है, पर अभी इसमें बहुत सारा होमवर्क बाकी है और इसी वजह से इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। जेंडर डिवीजन सोशल डिवीजन का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इससे हमें ये पता चला कि जब भी कोई सोशल इशू पॉलिटिकल इशू बन जाता है तो उसका फायदा पूरे समाज को मिलता है और खास तौर पे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को। अब आप जरा सोच के देखिए, क्या वुमेन को ये सारे गेन्स मिल पाते अगर ये सारे सोशल इश्यूज पॉलिटिकल इशू ना बन पाते? तो आप सोचिएगा। अब जाते जाते छोटा सा एक टास्क आपके लिए। टास्क बहुत सिंपल है, आपको ये देखना है कि हमारी लोकसभा में कितनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ऐसे ही अलग अलग राज्यों की विधानसभा में कितनी वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उन सब वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। बड़ा सिंपल है। अब मैं मिलता हूं आपसे किसी और ऐसी इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।